हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। यूक्रेन में छिड़ी जंग, गुरुवार को अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट के बाद फिर उछाल, सभी अमेरिकी इंडेक्स में बढ़ोतरी। यूरोप के बाजारों में भारी गिरावट, एशिया के बाजारों ने दिखाई मजबूती। क्रिप्टो के भाव में संतुलन, बिटकॉइन $38,000 और इथेरियम $2,600 की रेंज में। सोना चांदी के भाव में मजबूती कायम, दोनों के भाव में उछाल। डॉलर के भाव में उछाल, डॉलर बंद हुआ 75.65 रुपयों पे। यूक्रेन में युद्ध की आड़ में तेल का भाव $100 के पार, ब्रेंट अब $102 की रेंज में। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 2,702 अंकों से गिरकर बंद हुआ 54,529 अंकों पर। आदाब, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मेट्रो मनी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई, आपका सबसे लोकप्रिय हिंदी भाषी चैनल। दोस्तों, आज दूसरा दिन है युद्ध का, यूक्रेन और रशिया के बीच। रशिया ने जो इन्वेजन किया यूक्रेन का कल सुबह, और इसका असर सारी दुनिया पे पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में काफ़ी देशों के लीडर ने कोशिश की है कि रशिया के लीडर से बात करें और इस उलझन को सुलझाएं। लेकिन जिस तरह से युद्ध का जो दिशा दिख रही है, उसे तो ये लग रहा है कि शायद ये 1-2-3 दिन का युद्ध नहीं है, शायद थोड़ा लंबा चले। तो हम आज इसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि इसका असर जो है शेयर बाजार पे, खास करके भारत के शेयर बाजार पे क्या हो सकता है, और उसको देखते हुए, उसको नज़र में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, निवेशकों को क्या ध्यान में रखना चाहिए, और हमें कितना सावधान रहना चाहिए, और किस तरह से हमारे निवेश को प्रोटेक्ट करना चाहिए, किस तरह से हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम आज चर्चा करेंगे खबरों के बाद। तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि काफ़ी सीरियस मामला है। और हमारे साथ कमलेश शाह जी, सेठी साहब जुड़ेंगे, और एज यूजुअल राजकुमार जी और प्रिया जी तो रहेंगी हमारे साथ। तो जुड़े रहिएगा, काफ़ी दिलचस्प चर्चा रहेगी। युद्ध और युद्ध का असर शेयर बाजार के ऊपर क्या होता है, इसके बारे में। तो पहले एज यूजुअल खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर प्रिया जी आई। प्रिया जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? मार्केट भी इंटरेस्टिंग है आज काफी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से पैटर्न है। हम इतिहास को भी देखेंगे थोड़ी देर में। पहले कल की बात करते हैं और आपका विश्लेषण सुन के फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करें। जी श्योर, शुरू करते हैं जी। अमेरिकन मार्केट से शुरू करते हैं। S&P 500 कल क्लोज हुआ 4,288.7 पर, 63.20 पॉइंट से ऊपर रहा, 1.50%। जी। डाउ जोन्स क्लोज हुआ 33,223.83 पर, 92.07 पॉइंट से ऊपर रहा, 0.28%। Nasdaq क्लोज हुआ 13,473.58 पर, 436.09 पॉइंट से ऊपर रहा, 3.34%। आगे यूरोपियन मार्केट देखते हैं। FTSE 100 क्लोज हुआ 7,207.01 पर, 291.17 पॉइंट से नीचे क्लोज हुआ, 3.88%। डैक्स क्लोज हुआ 14,052.10 पर, 579.26 पॉइंट से नीचे क्लोज हुआ, 3.96%। आगे एशिया मार्केट देखते हैं। निफ्टी क्लोज हुआ 25,970.82 पर, 478.79 पॉइंट से नीचे क्लोज हुआ, 1.81%। Hang क्लोज हुआ 22,901.56 पर, 758.72 पॉइंट से नीचे क्लोज हुआ, 3.21%। शंघाई क्लोज हुआ 3,429.96 पर, 59.19 पॉइंट से नीचे रहा, 1.70%।
सर कल ड्यूरिंग द डे अमेरिकन मार्केट काफी नीचे था। जी वहाँ डेटा भी अच्छे आ रहे थे, जैसे जॉबलेस क्लेम्स जो है वो काफी घटे हैं, एम्प्लॉयमेंट उनका हाई पे है, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे था। जी फिर अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस इशू किए हैं अगेंस्ट रशिया, इसके कारण मार्केट ऊपर, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। जी और जो डिप था वो डिप में काफी बाइंग हुई है, तो ये दो रीजन है कि मार्केट आज ऊपर नजर आ रहा है। जी और क्योंकि अमेरिका ऊपर है, आज देख सकते हैं कि एशिया भी ऊपर है, निकी हैंसेन दोनों ऊपर है इस वक्त। जी और यूरोपियन मार्केट नीचे है, काफी नीचे है। मेरे ख्याल से ये जर्मनी को जियोपॉलिटिकल, सबसे प्रिया जी, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है, क्योंकि रशिया बहुत क्लोज है जी यूरोप के, और यूरोप के जो जी ट्रेडिंग पैटर्न है रशिया के साथ, खास करके जी जो गैस का जो इंपोर्ट होता है रशिया से, इसका सीधा जी असर यूरोप पे पड़ता है, बिकॉज यूरोप इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गैस फ्रॉम रशिया। तो हमें सब, अब विंटर चल रहा है, और अगर सैंक्शंस लगाते हैं और गैस का अगर सप्लाई, जर्मनी ने कल अनाउंस किया कि उनका जो एक गैस पाइपलाइन है उसको वो बंद कर देंगे, जो आयात हो रहा है जी रशिया से उसको नहीं करेंगे। तो ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, लेकिन इकोनॉमिक सत्य तो ये, आपका आर्थिक सत्य तो ये है कि अगर ऐसे होता है तो ऑयल का भाव बहुत बढ़ेगा, ऑयल का कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि जब गैस नहीं मिलेगा तो आप ऑयल यूज़ करेंगे, डीजल यूज़ करेंगे। तो इसका जो असर उनकी अर्थव्यवस्था पे होगा काफ़ी नेगेटिव हो सकता है इन्फ्लेशन के जी हिसाब से। और जो बाकी जी रिपरकशन होते हैं मार्केट में, आप जब लॉजिस्टिक्स बंद करते हो, आप एयर स्पेस बंद कर दोगे, आप शिपिंग का जो रूट्स है वो बंद कर दोगे, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी पड़ेगा। दूसरी समझने वाली बात यह है कि रशिया और यूक्रेन दोनों मिला के वीट जो है, गेहूँ गेहूँ और कॉर्न, मक्का, ये दो सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं जी उस रीजन में। यानी 30% और 20% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ वीट एंड कॉर्न हैपन फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन कंबाइंड। तो अगर आप रशिया और यूक्रेन से आप अगर ट्रेड रिलेशनशिप्स कम कर दोगे या तोड़ दोगे, तो जो ग्रेन का जो शॉर्टेज है, खास करके वीट और कॉर्न का, ये काफ़ी इसका इम्पैक्ट होने वाला है। और इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, लेकिन जो अभी आपने जो आंकड़े बताए, इसको मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि क्यों यूरोप के ऊपर ज़्यादा असर पड़ रहा है और क्यों यूएस और एशिया में आपको जी इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है शेयर मार्केट पे। इसका कारण यही है कि जो टाइज है, ट्रेड टाइज यूरोप के रशिया और यूक्रेन के साथ, वो काफ़ी गहरे हैं, और यूरोप के ऊपर ज़्यादा असर पड़ने की गुंजाइश है, न कि यूएस और इंडिया पे। तो इसी संदर्भ में मैं बता रहा था, आगे बढ़े। जी जी सर, आगे क्रिप्टो देखते हैं। जी बिटकॉइन 38,471.32 है, जी 1,561.96 पॉइंट से ऊपर है, जी 4.23%। जी इथेरियम 2,628.11 है, 60.09 पॉइंट से ऊपर, जी 2.34%। जी काफी स्टेबल हो गया है क्रिप्टो। जी जी बिल्कुल, थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन अच्छी बात है कि काफ़ी बहुत गहरा असर नहीं पड़ा। कल थोड़ा डाउन था मेरे ख्याल से, जब अनाउंस हुआ जी वॉर के बारे में अनाउंसमेंट हुआ, तो मेरे ख्याल से 34-35 हज़ार तक जाके आया था बिटकॉइन, बट बाउंस हुआ है 38 तक, तो अच्छी बात है एक तरह से। जी जी सर, आगे देखते हैं, जी कमोडिटीज देखते हैं। जी जी ब्रेंट ऑयल 101.14 है, 6.04 पॉइंट से ऊपर, 6.35%। जी गोल्ड 4,633.15 है, 39.97 पॉइंट से ऊपर, जी 0.87%। जी सिल्वर 58,948.51 है, 405.02 पॉइंट से नीचे, 0.68%। सर, जी ऑयल ऑलमोस्ट 105 टच करके थोड़ा सा नीचे आया है, जी काफी ऊपर था। और मेटल्स कल दिन भर में बहुत ऊपर थे, उसके बाद नीचे जाके अब स्टेबल हुए हैं, जी बट कल दिन भर में अराउंड दिस टाइम काफी ऊपर थे। जी और मेरे ख्याल से ये तो होना ही है, वॉर के समय ऐसा ही होता है। जी और जी तेल का, अगर जैसे आप बता रही थी कल की या परसों की, ओपेक ओपेक का क्या होगा, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से क्या सहयोग मिलता है, ईरान क्या करती है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि रशिया का तो जी एक्सपोर्ट है ही ऑयल और गैस का, लेकिन अगर ओपेक और ईरान स्टेप इन करते हैं तो शायद इसका जो इम्पैक्ट है प्राइसेस का,
इतना गहरा नहीं होगा जितना कि अगर ईरान कोऑपरेट नहीं करती है तो क्या हो सकता। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा नेक्स्ट 2-3 जी दिन में इवॉल्व होगा। हमारे देश के तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि 100 के ऊपर हमने पिछले हफ्ते एनालिसिस भी किया था कि जब $100 होता है बैरल का तो उसका असर हमारे पेट्रोल पे और हमारे डीजल के भाव पे क्या पड़ता है। और हमने दर्शकों को बताया था कि 10 से जी 15 रुपए का सीधा असर पड़ेगा इस रेट का। तो 7 मार्च को आखिरी चरण है इलेक्शन का, शायद उसके बाद तेल की जो कंपनियां हैं जी बढ़ोतरी करेगी रेट में, तब तक तो शायद हमें राहत मिलेगी। तो ये मेरा अनुमान है। आगे चले जी सर, और एक बात मैं बता दूं, नेक्स्ट वीक ओपेक की मीटिंग है। जी। डेट्स नहीं है लेकिन यूजुअली फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में होते हैं, तो अच्छा होपफुली नेक्स्ट वीक वील गेट एन आइडिया कि जी ओपेक की क्या डिसीजन होती है। जी 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 ओके आगे करेंसीज देखते हैं। जी डॉलर टू रुपी 75.65 है, 1.09 से ऊपर 1.46%। जी यूरो टू रुपी 84.28 है, 0.07 से नीचे 0.08%। डॉलर काफी स्ट्रांग हो गया है अगेंस्ट रुपी। जी, ये भी एक चिंता की आगे बात है। पेट्रोल डीजल भी सर हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। ठीक है, हाँ जी आगे आगे। पेट्रोल डीजल देखते हैं। पेट्रोल 109.98 है और डीजल 94.14। ये मुंबई के रेट्स हैं और ये स्टेडी है। सेंसेक्स और निफ्टी का काफी नीचे क्लोज हुए। सेंसेक्स का क्लोज हुआ 54,529.91, 2,702.15 पॉइंट से नीचे क्लोज हुआ, 4.72%। निफ्टी क्लोज हुआ 16,248 पर, 815.30 पॉइंट से नीचे, 4.78%। हमारे पैनलिस्ट आए तो राजकुमार जी, कमलेश जी, शेट्टी साहब आए हैं, तो उनको प्लीज़ स्क्रीन पे लाया जाए और हम आज चर्चा शुरू करें। राजकुमार जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? नमस्ते सर, नमस्ते मैडम। नमस्ते। कल अमेरिका में अच्छा बाउंस बैक हुआ, और अगर कमलेश जी और शेट्टी साहब आए तो उनको भी जोड़ा जाए। राजकुमार जी मैडम जरा कल काफी यो होगा। जी जी राजकुमार जी जी। ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैडम की थोड़ी आवाज आ रही, जरा टेक्निकल टीम को बोले ना आवाज थोड़ा सा दे। आज नहीं सुनाई दे रही। राजकुमार जी का वॉल्यूम जरा चेक करिए। और राजकुमार जी कैन आई कंटिन्यू? जी जी जी, तो कल थोड़ा यूएस में काफ़ी योयो हो गया था, काफ़ी वॉलेटाइल था। जब खुला तब डाउन था और जब क्लोज हुआ तब ग्रीन में क्लोज हुआ, और काफ़ी अच्छे ग्रीन में क्लोज हुआ। और उसका असर शायद आज हमारे बम्बई के स्टॉक मार्केट पे दिख रहा है। 1500 पॉइंट ऊपर है। कल 2700 डाउन था, लेकिन आधी रिकवरी हो चुकी है। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले आपसे थोड़ी टिप्पणी ले लेते हैं और फिर मैं थोड़े फैक्ट्स और फिगर्स सामने रखूंगा, और फिर कमलेश जी और शेट्टी साहब की भी टिप्पणी लेंगे। राजकुमार जी, पहले आप क्या आपकी टिप्पणी है, खास करके मुंबई के शेयर मार्केट पे और जो आज सेंसेक्स में बढ़ोतरी हुई उसके बारे में? मार्केट सर जैसा आप समझते हैं कि परसेप्शन और स्पेकुलेशन पे चलता है, इसका कोई फैक्ट तो होता नहीं। तो नेचुरल है कि कल एक पैनिक था कि फुल फ्लेज वार हो गया, तो उसके लिए मार्केट ने 2700 पॉइंट दे दिए। और नेचुरल है कि जो आपके क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी जंप कर जाएंगे, लोग अब $125 की बात करने लग गए। तो नेचुरल है इस तरह के स्पेकुलेशंस और हियरसे वगैरह के कारण मार्केट में पैनिक ज्यादा होता है जी। लेकिन फिर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आए, क्योंकि मार्केट परसेप्शन पे चलता है, स्टेटमेंट्स ऐसे आए कि पुतिन ने कहा कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ऑक्युपाई करने का यूक्रेन को, और कहीं न कहीं स्पेकुलेशन आ रहा है कि वहां पे एक गवर्नमेंट डालने की कोशिश होगी पुतिन की, और सैंक्शंस वगैरह होंगे। तो मार्केट स्पेकुलेशन पे चलता है कि शायद उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं होएगा जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी किया ऐसा। लेकिन इन सब चीजों का कोई साइंटिफिक या कोई ऑथेंटिक रीजन अभी कहना मुश्किल हो जाएगा निखिल जी, क्योंकि ये प्योरली परसेप्शन पे है और स्टेटमेंट्स पे है, और वो स्टेटमेंट्स भी कई बार मिसलीडिंग होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखना है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए अभी तकलीफ तो आएगी अगर डॉलर, ये क्रूड अगर 120 वगैरह जाता है, जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो वो सर्टेनली इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन सारे फैक्टर्स के लिए, कैड के लिए, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया या जीडीपी हो गया या बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, सारी चीजों को ये अफेक्ट तो करने ही वाला है।
कैपेक्स को करेगा, कैपेक्स किया तो एम्प्लॉयमेंट पे आएगा, तो सारी चीजों को अफेक्ट करेगा। तो इंडियन मार्केट के लिए एक बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस तो आने ही वाले हैं और बड़े आएंगे, तो उसका इम्पैक्ट, और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गैस एंड ऑयल, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है रसा, तो उसका सारा यूरोप पे पड़ेगा, तो इंडिया पे पड़ना ही पड़ना है। तो उसका मैक्रो फैक्टर्स पे असर पड़ेंगे, और मेरा मानना है कि अभी इंडिया के लिए थोड़ा ट्रबल टाइम रहेगा इसके कारण। जी मैं थोड़ा एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। कमलेश जी, सेठी साहब, आपका स्वागत है। मैं आपको आई विल गेट यू इनटू द डिस्कशन एंड डिबेट शॉर्टली। एक थोड़ा मुझे कुछ नंबर, ऐतिहासिक नंबर दिखाने हैं। टेक्निकल टीम अगर वो आपके पास है और थोड़ा धुंधला सा होगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाऊंगा। इस पे हमने एनालिसिस में पिछले कई सालों से जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है उसका असर क्या हुआ स्टॉक मार्केट पे, कितने दिन चला, बॉटम पहुंचने को कितने दिन लगे, रिकवरी को कितने दिन लगे, और नेट कितना मार्केट गिरा। और ये फोकस है S&P 500 पे, यानी हमने सिर्फ एक ही इंडेक्स को देखा है, वो है S&P 500 एज अ बेंचमार्क। तो इसमें आप अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा लंबा जो असर चला वो 1941 में, जब पर्ल हार्बर का जो अटैक हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, तब की बात, वर्ल्ड वॉर 2 में तब की बात है, जब मार्केट 20% गिरा था। 143 दिन लगे थे इसको बॉटम आउट होने को, और 307 दिन लगे थे रिकवरी को। ये सबसे बड़ा एक गैप है, यानी सबसे बड़ा एक ड्यूरेशन था इम्पैक्ट का। लेकिन आप अगर दूसरा जो बड़ा एक जो दूसरा अगर आप देखेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट इम्पैक्ट कौन से इवेंट पर, तो इराक का इन्वेजन जो कुवैत पे हुआ। और मेरे ख्याल से आई वुड सॉर्ट ऑफ ड्रॉ अ पैरेलल बिटवीन रशिया यूक्रेन एंड इराक कुवैत बिकॉज ऑफ देयर ऑयल प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज। और उसमें आप देखेंगे तो 71 दिन लगा बॉटम आउट होने को, और 189 दिन लगे इसको रिकवर होने को, और इम्पैक्ट हुआ था 17%, यानी S&P 500 17% का टोटल ड्रॉ डाउन हुआ था, और 71 डेज लगे बॉटम पहुंचने के लिए, और 189 डेज लगे रिकवरी को। आपको याद होगा इराक कुवैत का वॉर भी लंबा चला था, 2-4 दिन, 6 दिन, एक हफ्ते का नहीं था। तो ये एक पर्सपेक्टिव रखना जरूरी है। और बाकी जो अगर आप देखें तो कहीं 4%, 1.5%, मैड्रिड बॉम्बिंग है, 9/11 को अगर देखें तो 12% का टोटल डाउनफॉल हुआ था S&P में, और 11 दिन लगा था बॉटम पहुंचने को, और 31 दिन लगे थे सिर्फ रिकवरी को, क्योंकि वो उसके बाद जब सैंक्शंस हुए और जब अटैक हुआ इराक पे, इराक का इन्वेजन हुआ US का, तो उसके बाद 31 दिन में बाउंस बैक हुआ था S&P 500। तो ये जो 4-5 है, और जो एवरेज है ये सारों का, यानी 1941 से लेके 2020 तक का, वो एवरेज डाउनफॉल दिखा रहा है 5% इन द S&P 500, 22 डेज एवरेज टू टच द बॉटम एंड 47 डेज एवरेज टू रिकवर। ये है आंकड़े S&P 500 के। टेक्निकल टीम पैनलिस्ट को वापस लाया जाए। और एक रिसर्च रिपोर्ट है जो मैं जिक्र करूंगा, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके भाव गिरते हैं वॉर के टाइम पे, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके भाव बढ़ते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट गिरता है, कुछ शेयर्स के भाव बढ़ेंगे, कुछ शेयर्स के भाव गिरेंगे। कौन से शेयर्स गिरेंगे, तो ये वेरी क्लियरली इनमें इन्होंने 3 सेक्टर दिए हैं, जिसमें से IT है और कंज्यूमर गुड्स है, खास करके जहाँ डिस्क्रिशनरी स्पेंड है। और ये जो सेक्टर्स हैं इन पे मैसिव इम्पैक्ट पड़ता है, और नेगेटिव इम्पैक्ट। और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ऑयल, एनर्जी और गोल्ड, यानी गोल्ड माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग, ऑयल रिफाइनरी, गैस प्रोडक्शन, ये जो कंपनियां हैं इनके भाव बढ़ते हैं। तो सेक्टर स्पेसिफिक डाउनफॉल होता है, यानी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और सेक्टर स्पेसिफिक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है। अब लेंथ क्या होगा वॉर का, ये मुद्दा है, हमें पता नहीं है कि ये 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, क्योंकि रशिया के जो बिहेवियर रहा है पिछले 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, कभी नरम कभी गर्म वाला किस्सा है, और हमें पता नहीं है कि आज जो कह रहे हैं वो अगर कल रेलेवेंट होगा या नहीं। लेकिन मैसेज ये है, और मैं अभी कमलेश जी और सेठी साहब को भी बोलूँगा कमेंट करने के लिए, मैसेज ये है कि ये इम्पैक्ट जो है शेयर मार्केट पे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया और सब बर्बाद हो जाएंगे और सब गिर जाएंगे। जो पैनिक जो हम सोचते हैं, इमोशन जो लाते हैं इसमें, उसकी ज़रूरत नहीं है। इतिहास ये बोलता है
कि 5 से 15% के बीच की गिरावट होगी और ज़्यादा में ज़्यादा 100 से 150 दिन के बीच में रिकवरी होती है। लंबे युद्ध में, छोटे से युद्ध में 30 दिन में सब कुछ वापस आ जाता है, रिकवर होता है। ये इतिहास बोलता है। अब जरूरी नहीं है कि इतिहास जो बोलता है वो सही हो, लेकिन इतिहास से हम जरूर कुछ सीख सकते हैं और कुछ अनुमान लगा सकते हैं। उसके बेसिस के ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। सेठी साहब से मैं पहले पूछूंगा और फिर कमलेश जी। सेठी साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके कमेंट्स। नहीं, आपने इतिहास की बात कही कि इतिहास से ये प्रूव हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अगर ऑयल के भाव बढ़ गए तो मोस्टली कम नहीं आते हैं, रेयरली कम आते हैं। गोल्ड के भाव बढ़ गए, वो भी कम ज़्यादातर नहीं आते हैं। और दूसरा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने डिसइन्वेस्टमेंट किया है 57,774 करोड़ का पिछले 6 हफ्तों में, वो भी बड़ा अमाउंट है। और रुपये डॉलर के सामने गिर रहा है, इक्विटी गिर रही है, तो ये सोचने का मुद्दा तो है, क्योंकि हमें फिर से तैयारी करनी पड़ेगी अपने आप को परफॉर्म करने के लिए जी। और नए चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे जी। और उसमें प्रोग्रेस भी अच्छी होगी, लेकिन मशक्क़त करनी पड़ेगी जी। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। कमलेश जी। निखिल जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी नमस्कार। अपने सारे पैनलिस्ट राजकुमार जी, प्रिया जी और सेठी जी को भी नमस्कार, सारे दर्शकों को नमस्कार। Once again, thank you for having me on this show today, because I was also keen to share some of my experiences. जी। जहाँ तक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की हम बात करते थे, तो ये तो अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। रशिया ने फुल स्केल के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। यूक्रेन को तीनों ओर से घेर लिया है। यूक्रेन की अनेक सिटी के ऊपर मिसाइल्स एंड बम्बार्डिंग अटैक चालू हुए हैं। तो ये फुल फ्लेज वॉर तो डिक्लेयर हो गया और चालू हो गया। और ये वॉर के बारे में मैं एक चीज डेफिनेटली कहूँगा कि रशिया और यूक्रेन की इस वॉर में ऐसा लग रहा था शुरुआत के पिछले एक दो वीक के टाइम पे कि सिचुएशंस अगर वॉर जैसी होगी तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेटो कंट्री विल बी सपोर्टिंग द यूक्रेन मिलिटरीली। लेकिन कल प्रेसिडेंट बाइडेन का जो स्टेटमेंट मैंने देखा, तो उन्होंने ये कहा है कि नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स अपनी सेनाएं युद्ध के लिए नहीं भेजेगी और रादर दे विल प्रिफर टू हैव कंप्लीट फुल फ्लेज सैंक्शंस अगेंस्ट दी रशिया। तो ये स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर को वर्ल्ड वॉर की ओर ले जाने की कोई किसी की सोच थी, समझ थी, वैसा अब मैं नहीं देख रहा हूँ। दूसरा, मैं ये भी देख रहा हूँ कि अब मुझे लग रहा है कि वॉर ये भी बहुत लंबा चले, वैसी भी स्थिति मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि अब ये 1-to-1 बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया ही है। रशिया मुझे लगता है जिस तरह से उसका मिलिट्री पावर है, उस हिसाब से तो उसको उनके सारे मिलिट्री स्टेशन सब के ऊपर कंट्रोल लेने में मैं सोचता हूँ आने वाले 3-4 दिनों में वो कंट्रोल कर लेंगे। तो ये रह गई वॉर की सिचुएशन। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट की हम खास बात करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए चतुर्वेदी जी, आपने हिस्टोरिकल डेटा सामने रखा और ये एक बिल्कुल सच्चाई है कि दुनिया में पहले वॉर क्यों होता है ना, उसकी एक सिचुएशन को पहले हम समझ लें। दुनिया के कई देश और कई शासक उनकी विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीतियां जो होती है वो वॉर की ओर देश को लेके जा रही है। कई देश ऐसे हैं, तो इस कारण ये एक मेन कारण है जिसके कारण वॉर आ रहा है। दूसरी चीज, ये एक इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि किसी ने यह सोचा नहीं था कि रशिया इतनी तेजी से इस तरह से अटैक कर देगा, लेकिन इस सिचुएशन एमर्ज होने के बाद अब विश्व की नई जो आर्थिक व्यवस्था बनेगी, जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए सैंक्शंस वगैरह लगेंगे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के, लेकिन सैंक्शंस वो इतना पावरफुल टूल मैं नहीं मान रहा हूँ कि जो कारगर निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रशिया की जैसे हमने स्ट्रेंथ देखी, मिलिट्री स्ट्रेंथ हमने देखी, रशिया इज ऑल्सो इक्वली वेरी रिच इन ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। उनकी टाइम बिग इम्पैक्ट ये होगी कि यूरोपियन कंट्रीज
नाटो जो हम जो कहते हैं नाटो के 30 मेंबर्स हैं, अगर आप अलाउ करो तो नाटो के ऊपर भी 1 मिनट में बोल दूं व्हाट इज नाटो। हाँ जी बोलिए। निखिल जी जी it's a association called North Atlantic Treaty Organization. It was established in 1949 by America, Canada, or majority of the Western Europe countries in order to protect themselves, their security against the so-called powerful Soviet Union. तो ये सैंक्शंस जो वगैरह आएंगे वो सैंक्शंस कितने कारगर होगा वो देखना होगा। अब मैं अपने अपने देश की पहले बात कर रहा हूँ, विश्व का जो होगा उसके ऊपर एनालाइज हम बाद में करेंगे। लेकिन जहाँ तक भारत और रसिया का सवाल है, तो भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से रसिया का शेयर इज लेस देन 1% है। टू बी प्रिसाइज इट इज आई वुड से 0.8%। और भारत रसिया जो इंपोर्ट जो कर रही है वो भी 1.5% है। अगर हमको एक्चुअल नंबर्स में अमाउंट में देखना है तो मैं ये कहूंगा कि हमारा एक्सपोर्ट से वो 2.6 बिलियन डॉलर का रसिया से है और हमारा इंपोर्ट लगभग डबल है उससे 5.5 बिलियन डॉलर है। तो हमारे दोनों के बीच में जो ट्रेड होगा तो मैं नहीं मानता कि इंडिया को इससे ज्यादा कोई असर होगी। बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये चिंता नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे कहता है ना कि वॉर ब्रिंग्स डिजास्टर फॉर एवरीवन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और जिस विश्व में आज हम जी रहे हैं मैं तो ये सोचता हूँ निखिल जी कि इस प्रकार के सीधे अग्रेशन के वॉर तो अब मुझे कम दिखते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं ये सोच रहा हूँ कि बायोकेमिकल्स वॉर, बायोलॉजिकल वॉर भी दुनिया में आने वाले हैं। हमने 2 साल पहले कोरोना का जो संकट देखा उससे मैं तो एक प्रकार का बायोलॉजिकल वॉर ही समझता हूँ कि दुनिया भर की इकोनॉमी को तोड़ दिया उन्होंने। तो इस प्रकार की जो स्थिति आज बनी है, तो दुनिया के जितने भी देश के साथ ये वॉर के इम्पैक्ट होने वाले, टेम्पररी उसकी कुछ इफेक्ट हो सकती है। लेकिन आपने सही बताया शुरुआत में, इस हिंदुस्तान से लेकर सारी दुनिया को सबसे बड़ी जो एक चुनौती आ रही है ना, क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आ रही है। और क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ इसकी ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए आएगी कि हमारा इम्पोर्ट का मेजॉरिटी ऑफ द इम्पोर्ट बिल है इज ओनली फॉर क्रूड ऑयल है। तो ये है ना चिंता का विषय हमारी अर्थव्यवस्था के लिए होगा। और निखिल जी, अगर मैं आपसे ये शेयर कर सकूं तो रशिया ज्योग्राफिकली भी ऐसा कहते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हैविंग 11 टाइम जोन्स, और दूसरा उनकी जो रिचनेस है नेचुरल रिसोर्सेस में, तो दे आर हैविंग द लार्जेस्ट नेचुरल गैस, दे आर सेकंड लार्जेस्ट इन द कोल रिजर्व and they are the 8th largest in the oil reserve। तो रसिया अपनी तरफ से उस तरह से काफी रिच कंट्री हम कह सकते हैं। विश्व की नई व्यवस्था के अंदर ऑयल की क्राइसिस को अगर हम मैनेज नहीं कर पाए तो जैसे राजकुमार जी ने बताया ना, और हम कल वही डिस्कस कर रहे थे पॉइंट के ऊपर, क्या होता है सरकार बजट में जो घोषणा करी है, जो प्लानिंग करती है, जो अलोकेशन करती है, लेकिन कभी न कभी इस प्रकार की वॉर जैसी सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन राष्ट्र की सारी अर्थव्यवस्थाओं को तोड़ देती है, उसके सारे डेवलपमेंट काम रुक जाते हैं, क्योंकि फिर वॉर लेवल के ऊपर तो वॉर फुटिंग लेवल पे आना पड़ता है, तब तो जो सबसे एसेंशियल होता है वही खर्चा होता है, डेवलपमेंट एक बाजू पे हो जाती है। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये रिस्ट्रिक्शंस जो आएंगे अब उसका ज्यादा इम्पैक्ट है, तो मैं देख रहा हूँ ऑयल के प्राइसेस के ऊपर। बिल्कुल, मेरे ख्याल से दो इम्पैक्ट जो होंगे वो एक तेल के भाव से होगा, और दूसरा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, डॉलर ऑलरेडी 76 रुपये तक पहुंचने वाला है ऐसा लग रहा है, और अगर और 1-2 रुपया बढ़ता है तो इसका सीधा असर हमारे इंपोर्ट बिल पे पड़ता है। एक्सपोर्टर को तो फ़ायदा होता है, वो तो सही बात है, लेकिन इंपोर्ट बिल के ऊपर जो बड़ा असर होता है और उसका जो असर, जो कैस्केडिंग इफेक्ट जो होता है हमारे आम आदमी के ऊपर, जैसे भाव बढ़ते हैं सभी चीज़ के, पेट्रोल है, डीजल है, अनाज है, खाने का तेल है, ये सब के ऊपर जो पड़ता है, ये बहुत ही चिंता की बात है। और मेरे ख्याल से जैसे आपने रशिया के और इंडिया के नंबर्स बताए, वो एक माइक्रो लेवल पे, लेकिन मैक्रो पे तेल के भाव, क्योंकि तेल के भाव का असर जो है वो इंटरनेशनल कंजम्पशन से अफेक्ट होता है, और अगर गैस का एक्सपोर्ट बंद होता है रशिया से तो तेल का जो कंजम्पशन है वो यूरोप में बढ़ेगा, उसकी वजह से तेल का भाव बढ़ेगा और उसका असर सीधा इंडिया पे पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, ये एक डिसरप्टिव फैक्टर जो हम कहते हैं वो वहीं से आएगा। और
कहीं से एक मिटिगेशन जो ये मैं देख रहा हूँ, मेरा अनुमान है कि हमने तेल का भाव $150 तक भी देखा है, यानी हमारे देश ने $150 का भाव भी झेला है। ऐसा नहीं है कि कोई नई स्थिति आएगी और हमें पता नहीं हमें क्या करना है। तो मेरे ख्याल से ये सरकार के ऊपर बहुत निर्धारित होगा कि ये जो इवेंट आने वाला है, ये हमें पता है कि ये 110, 115, $120 के आसपास अगर ये रेट होता है तो क्या करना चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और आम आदमी के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए। काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे चर्चा की बात है। प्रिया जी, आपके हिसाब से, और आपने स्टडी किया होगा इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हो रहा है और क्या इम्पैक्ट है, आपकी क्या टिप्पणी है? सर, इस वक्त जैसे हम सब जानते हैं कि हम निकले हैं एक पेंडेमिक से बाहर, तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत हाई है ग्लोबली, हर एक कंट्री में। तो ये वॉर का असर जो है वो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। पता नहीं कैसे इसको टैकल करेंगे, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये वॉर जितना चालू रहेगा उतने इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर एवरी इकोनॉमी टू टैकल दिस। और शायद यही एक कारण है कि ये युद्ध लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि ये किसी के हित में नहीं है, ना रशिया के हित में है, ना बाकी की दुनिया के हित में है। क्योंकि रशिया, जैसे कमलेश जी बताया था, इतना गोल्ड है, इतना ऑयल है, लेकिन वो गोल्ड और ऑयल अगर उन्हीं के पास पड़ा रहा तो उसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? अगर मैंने आज गोल्ड इंपोर्ट करना बंद कर दिया रशिया से, या मैंने गैस लेना बंद कर दिया, तो वो गोल्ड खा तो नहीं सकते ना। अगर उन्हें ट्रेड करना है दूसरे देशों से, तो जो सैंक्शंस का जो इम्पैक्ट आने वाला है, और काफ़ी अच्छे सैंक्शंस कल अनाउंस हुए हैं यूरोप से और यूएसए से। स्विफ्ट का जो एक सैंक्शन है वो नहीं लगाया है अभी, लेकिन जो ओलिगार्क्स जो है, जो राजकुमार जी ने बीच में कुछ महीनों पहले एक रेफरेंस और एक पैरेलल दिया था इंडियन इकोनॉमी और रशियन इकोनॉमी के बीच में। ओलिगार्क्स जो वहाँ के जो अंबानी अडानी हम कह सकते हैं, जो रशिया के हैं, उनके एसेट्स के ऊपर ज़रूर उन्होंने पाबंदी लगाने की शुरुआत की है। और ये उनको ज़रूर दुख होगा, पेन होगा, क्योंकि काफ़ी बड़े पैमाने पे इनकी जो संपत्ति है वो पश्चिमी देशों में है, यूएस में है, यूके में है, यूरोप में है। और अगर इस संपत्ति के ऊपर ये लोग एम्बार्गो लगाते हैं, फ्रीज कर देते हैं एसेट्स, तो कहीं ना कहीं पेन होगा, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से रशिया शायद नेगोशिएटिंग टेबल पे आ सकता है और युद्ध का विराम जल्दी होने की गुंजाइश हो सकती है, ये मेरा अनुमान है। राजकुमार जी, आपका क्या ख्याल है? जी सर, एकदम प्रिया मैडम ने बताया कि एकदम सही बताया उन्होंने कि इट कुडंट हैव बीन वर्स देन दिस। आज पूरी दुनिया इन्फ्लेशन से टैकल कर रही है। कोविड के कारण जो हुआ, मनी सप्लाई, ये सारी चीजें हैं। ऑलरेडी क्रूड पे प्रेशर था, तो वो जो कह रही है एकदम सही, कुडंट हैव कम एट द वर्स्ट टाइम। इससे ज्यादा वर्स हो नहीं सकता था। तो इस समय थोड़ा झेलना मुश्किल होगा लोगों को, या कहीं न कहीं उसका मैक्रो फैक्टर्स पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा जी। और इंडिया उसमें मतलब कहते हैं ना कि मुफ्त में मारा जाएगा, क्योंकि इंडिया को ना लेना देना था कुछ नहीं। और ये यूएस और आमने सामने अब प्रॉब्लम, वहां पे आगे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इट्स ए काइंड ऑफ चैलेंज टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस ऑल्सो। अगर उस लेवल पे ये बात चली गई तो फिर ये डेंजरस रूप ले सकता है, क्योंकि इट्स ए डायरेक्ट चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ बिग डैडी यूएस, जो आज हम लोग मानते हैं कि दुनिया का एक ये है जो सब रखवाला करता है उस टाइप की जो सोच के साथ। तो और पुतिन ने ऐसा चैलेंज भी किया है कि कोई अगर इंटरफेयर करेगा तो बहुत डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो इन सब चीजों को डायरेक्ट थ्रेट टू ईयू नेटो वगैरह को है। तो ये सारी चीजों को देख करके कहीं उस लेवल पे अगर बात चली गई तो ये बहुत खराब होगा। और ऑलरेडी वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ये सब स्ट्रगल तो कर ही रहा है इन्फ्लेशन, हाई फूड प्राइसेस से। तो रियल डर वहां पे आप देखते हैं कि ये बहुत मुश्किल है कहना सर कि ये कैसे अनफोल्ड करता है आगे, और किस रूप में लिया जाएगा, और कैसे इसको सेटल किया जाएगा, वो बहुत बड़ी बात होगी। तो अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन आ गई कि पुतिन का अगला रूप क्या होता है। बहुत एग्रेसिव स्टैंड इन्होंने लिया है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ही एग्रेसिव। अब वो देखते, नेचुरल है कि इनके पास था कि यूरोप वगैरह भी वीकनेस से गुजर रहा है, सबको प्रॉब्लम है, और आज चाइना और यूएस काफी स्ट्रांग पोजीशन में आ गए। प्लस में बाइडन लोगों का भी, उन लोगों का पॉलिसी रहा कि हम डायरेक्ट इंटरफेयर किसी कंट्री में नहीं, मिलिट्री इंटरफेरेंस नहीं करेंगे।
लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे। तो ये सारी चीजें इनको पता था, इसके कारण इन्होंने इतना एग्रेसिव स्टैंड लिया है। अब वो देखते हैं कि चीजें कैसे अनफोल्ड करती हैं। फॉर्चुनेटली कोई ऐसा ना हो कि पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो जाए, तो ये देखना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल सही बात है। मेरे और ख्याल से पुतिन के बारे में इतिहास एक चीज सर, वन लाइनर जस्ट बोलना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल कि ये बिल्कुल सैंक्शन झेलने के लिए ये माहिर हैं। इनको सैंक्शन, हमको लगता है जितने दिन पावर में रहे उसमें 60% डेज तो इन्होंने सैंक्शन ही झेले हैं। पहले भी सैंक्शन झेला है, अभी भी झेला है, तो वो सैंक्शन इम्यून आदमी है। तो जी। शायद अब देखते हैं कि क्या होता है ये। ये सही बात है, लेकिन मेरे ख्याल से जो जियोपॉलिटिकल सत्य भी है, जो आज अगर आप यूएसएसआर जब था 1991 के पहले और उसके बाद जब ब्रेकअप हुआ और उसके बाद का अगर आप नक्शा देखेंगे, तो जब सैंक्शंस उस वक्त थे और आयरन कर्टन जो हम कहते थे, जो आयरन कर्टन था, और अब जो है, अब वर्ल्ड ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, वर्ल्ड ज़्यादा फ्लैट है। और जी, जी, अगर जी। पहले Absolutely, जी। पहले बहुत अलग एक माहौल था। और खास करके अगर इन्होंने स्विफ्ट बंद कर दिया, यानी जो इंटर बैंक पेमेंट्स है, और उनको रशिया को अलग कर दिया उससे, तो इट कैन बी हैविंग वेरी डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन नॉट ओनली द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट ऑल्सो ऑन रशिया। तो मेरे ख्याल से सैंक्शंस का इम्पैक्ट तो रहेगा, लेकिन हम रशिया के लिए भी थोड़ा सा 1-2 मिनट बात करें, अगर, क्योंकि दर्शकों को ये ना लगे कि रशिया इसमें गब्बर सिंह है और यूएस बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इतिहास भी बोलता है कि थोड़ा अगर सिंपैथी हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में लाते हैं तो ये सिचुएशन नहीं आता। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा, मैं 1 मिनट इस पर स्पेंड करना चाहूँगा, क्योंकि समझना जरूरी है कि ये जो युद्ध है कितना लंबा चलेगा और क्यों लंबा चलेगा। रशिया और यूक्रेन के बीच में एक इम्बिलिकल रिलेशनशिप है। बोथ वर पार्ट ऑफ द यूएसएसआर। दोनों का कल्चरल और जो लैंग्वेजेस है, कल्चर है, आप रिलीजन बोलो, जो भी बोलो, बहुत ही कॉमन है। और प्यूटिन खास करके बहुत क्लोज, वो जब केजीबी में थे तब हमने कुछ इतिहास पढ़ा, वो इनके अंडर में ये रीजन आता था, तो इनके लिए बहुत ही क्लोजनेस है इस रीजन के साथ। नेटो जो है, जो कमलेश जी ने बताया, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो स्लोली ईस्ट की तरफ जा रहा था और ये पहुंच गया था यूक्रेन तक। और यूक्रेन को नेटो का मेंबरशिप ऑफर करने की बात चल रही थी कुछ महीनों पहले। अब आप देखिए, अगर रशिया को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अगर ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है, अगर ये लगता है उनको कि हम इनसे अलग है, और उनका जो इमीडिएट नेबर है, उनका जो भाई है, सौतेला भाई हो या खून का भाई हो, बट भाई है, तो ये भाई जो है अगर नेटो के कैंप में चला जाता है तो रशिया वुड हैव बीन आइसोलेटेड। तो मेरे ख्याल से ये जो एक थोड़ा सा एक जो पॉलिटिकल ट्रूथ है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसकी वजह से मेरे ख्याल से पुतिन ने जो किया, सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस नहीं है, पॉलिटिकल रीजंस भी है। अगर सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस होते कि उनको वार्म सी पोर्ट चाहिए, जैसे ओडेसा, क्रीमिया में जब उन्होंने अटैक किया था या ऑक्यूपाई किया था, दे वांटेड वार्म सी पोर्ट्स, बिकॉज विंटर में वो लोग रशिया से एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, वहाँ पे जब फ्रीज हो जाता है। तो वार्म सी पोर्ट्स है ब्लैक सी में। ब्लैक सी कहाँ है? साउथ में है। और अगर आप ज्योग्राफी का आप नक्शा देखें तो क्रीमिया और यूक्रेन के सदर्न बॉर्डर्स पे है। तो they needed access to the Black Sea, so they obviously had to be there. So वो those are economic reasons, लेकिन एक political reason बड़ा strong है जिसकी वजह से ये जो हुआ सो हुआ। तो अगर हम इसको नज़र में रखते हैं तो शायद ये छोटा सा युद्ध नहीं होगा, थोड़ा चलेगा लंबा, सैंक्शंस का इम्पैक्ट होगा, लेकिन हमें, जैसे सेठी साहब ने कहा, तैनात होना है, सावधान होना है। सेठी साहब, आपकी क्या सलाह है, क्या करना चाहिए इस वक्त? इस युद्ध भारत की प्रगति को पीछे कर दिया है। सेठी साहब? जब 62,000 सेंसेक्स था, जी जब सेंसेक्स 62,000 था तो सब लोग कल्पना कर रहे थे कि 6-8 महीने में 70,000 हो जाएगा। जी। और अभी स्थिति ये है कि अगर अगले साल तक भी 70,000 हो जाए तो गनीमत होगी। जी। और क्योंकि जुटाई है और ये जो इन्फ्लेशन है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा। इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, तो ये सब हम लोग पहले ही कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तो और कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं। और स्टॉक मार्केट तो लास्ट में आता है। जी। तो आपके बहुत हिसाब से sensitive है। सेठी साहब, एक स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा, आपके हिसाब से एलआईसी का जो आईपीओ है, जो 10 मार्च को स्लेट हुआ था, और तब शायद हमारा इंडेक्स 60,000 के आसपास, 59,000 था,
काफ़ी मोमेंटम था, एक अंडरटोन बहुत पॉजिटिव था। अगर ये चलता है लंबा, अगर समझिए आप ये युद्ध अगर 2-3 हफ्ते और खींच जाता है और मार्च के मिडिल में जाता है, आपको लगता है LIC का IPO आएगा या इसको पुश बैक करेंगे? LIC का IPO तो आएगा, क्योंकि वो इन्होंने बजट में बोला है और वो इनके लिए प्रेस्टीज का इशू है। जी अब खाली ये है उसका भाव थोड़ा कम किया जा सकता है, जी और दूसरा ये मार्केटिंग गिमिक होती है, मार्केटिंग उसकी इतनी अच्छी होती है, जैसे दुल्हन को सजाया जाता है, प्रोसेस है। जी तो ये शादी होने तक तो शादी तो हो जाएगी, जी जी इशू तो बिल्कुल। सब्सक्राइब हो जाएगा, जी लेकिन उसके बाद क्या रिटर्न मिलता है वो देखने का है, ये अप्रिशिएट होता है कि नहीं होता है, वो जी। एक चैलेंज है। जी, तो आपके हिसाब से थोड़ा वैल्यूएशन पे फर्क पड़ सकता है, जो 2100 मेरे ख्याल से की बात कर रहे थे विद 2.8x ऑफ एम्बेडेड वैल्यू, तो वो आपके हिसाब से उसमें थोड़ा सा वो लोग कुछ ट्वीकिंग कर सकते हैं? रियायत दे सकते हैं। जी जी, कमलेश जी आपकी क्या राय है इसके बारे में? कमलेश जी। जी निखिल जी, आपने जो ये पॉइंट रखा ना, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि ये वॉर के पीछे इकोनॉमिक रीजन कम है और पॉलिटिकल रीजन ही ज़्यादा था, क्योंकि यूक्रेन को अगर नेटो की मेंबरशिप मिल जाती तो जी। फिर नेटो के सैन्य अभ्यास के माध्यम से भी रशिया की बॉर्डर तक नेटो के सैन्य आ जाते थे। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। रशिया किसी भी कीमत पर नहीं चाहती। ये बिल्कुल दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर जी। द आउटब्रेक ऑफ दिस वॉर है। जी अब हम जब रशिया, मैं निखिल जी दो चीज़ों को बहुत क्लोजली स्टडी कर रहा हूँ, स्पेशली आफ्टर डिक्लेयरिंग द सैंक्शन। अब आप देखिए, चाइना ने अभी तक ऑफिशियल कोई ऐसा कमेंट दिया नहीं है वेयर दे आर कंडेमिंग रशिया, या दे से कि वी आर विद रशिया, वी आर नॉट विद रशिया। तो मुझे क्या लग रहा है कि चाइना की अपनी भूमिका स्टैंड ये होगा कि इस सिचुएशंस में जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस आएंगे तो बहुत सारे ग्लोबल ट्रेड के अंदर चाइना अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहेगी। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता तो रशिया को जो वेस्टर्न कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट्स से सैंक्शंस आ रहे हैं, तो चाइना कैन बी वन ऑफ द कंट्री हु कैन सप्लीमेंट दिस थिंग्स। और दूसरी बात मोस्ट इम्पोर्टेंटली, देखिए जैसे आपने बताया ना कि वो लोग दे आर द रिचेस्ट इन ऑयल, गैस, कोल माइंस, और अगर वो सब चीज वो बेचेंगे तब उनके पास पैसा आएगा और अब उसकी वैल्यू होगी। लेकिन निखिल जी, यू टू सी फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल। एक होती है बायर्स मार्केट और एक होती है सेलर्स मार्केट। जी अब रशिया आज ये पोजीशन में है कि उसका कल से एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो वो भूखे मर जाएगा, वो सिचुएशन नहीं है। रशिया इज ऑल्सो वेरी रिच इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑल्सो, वीट के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो लोग भी। और जी, जैसे बिल्कुल। मैंने कहा कि रशिया के एसोसिएशन में भी काफी कंट्रीज है। पहले जिस तरह से बाई पोलर हुआ था, कम्युनिज्म एक साइड और कैपिटलिज्म अदर साइड, तो डेमोक्रेटिक कंट्री आधी दुनिया थी, आधी दुनिया कम्युनिज्म में थे। तो रशिया के ऊपर सैंक्शन आने के बाद चाइना क्या भूमिका लेती है वो देखना है। और दूसरी बात देखिए, एस बी से ना कि वॉर का कैसा होता है अनफॉर्चुनेटली, कि जो कहते हैं कि जो वॉर जीतते उसको हम हीरो कह देते हैं कि उसने ये वॉर जीता। लेकिन एक बहुत ग्रेट फिलोसोफर ने ये कहा था, हु इज द रियल हीरो एक्चुअली इन द वॉर सिचुएशन? अ पर्सन हु प्रिवेंट्स द वॉर। बिल्कुल 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 सही बोला, बिल्कुल सही बोला आपने, क्या? बिल्कुल सही बोला। हाँ, तो अब है ना, आज की जो सिचुएशन है वो देखते हुए मुझे, मेरा एनालिसिस ऐसा है कि ये वॉर बहुत कुछ लंबा नहीं चलेगा, एक बात है। दूसरी बात जो मैंने पिछले 40 सालों में देखा है, अमेरिका का जब CIA एजेंसी थी, अमेरिका भी एशिया में, मिडिल ईस्ट में बहुत जगह पे दे वांट देयर ओन रूलर, जिस गवर्नमेंट उनके फेवरेबल नहीं है तो टोपल कर देना, मिलिट्री coup होना। तो मुझे क्या लग रहा है कि रशिया वुड लाइक टू हैव अ फेवरेबल गवर्नमेंट इन यूक्रेन। वो अपनी फेवर की पार्टी रूलर्स को, पहले जो एक्स प्रेसिडेंट थे हु इज इन फेवर ऑफ द रशिया, उनको फिर से लाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जहां तक इकोनॉमिक सिचुएशन का सवाल है, अगर ये वॉर लंबा नहीं चलता है तो उसकी भी इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगी। और जैसे आपने एक डेटा दिया ना निखिल जी, मैं आपके साथ डाउ जोन्स के एक डेटा शेयर करना चाहूंगा 1 मिनट में, जो मुझे किसी ने कल भेजा हुआ है। जी। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि वॉर के टाइम पे एक मार्केट का कलेक्ट होना नेचुरल चीज है कि मार्केट गिरेगी, लेकिन किस तरह से वो कवर होती है ना, उसका डेटा मेरे पास है जो मैं आपके साथ एक 2 मिनट शेयर करना चाहूंगा।
दिस वाज द डेटा ऑफ डाउ जोन्स के है। आपने आई थिंक S&P 500 का दिया था। जी तो डाउ जोन्स के लिए कहा है, डाउ जोन्स हिस्ट्री में, कि जब 9/11 का अटैक हुआ था जी तो उस समय पे डाउ जोन्स वाज डाउन बाय 16%, जी 16, जी और आफ्टर 3 months it became 24% plus. जी After 6 months it was 30% plus. जी Second, during Iraq Kuwait war, तो Iraq Kuwait war के टाइम में भी Dow Jones was down by 13.3%, but after 3 months it was plus by 2.3%, and after 6 months it was by 16.3%. जी रशिया अफगान वॉर में भी डाउन बस 2.2% था वो, और आफ्टर 3 months it became -4%, बट आफ्टर 6 इट वाज अगेन 8% प्लस हो गया था। और फोर्थ एग्जांपल दिया था कोरियन वॉर का, तो कोरियन वॉर में भी डाउ जोन्स वाज डाउन बाय -12%, जी आफ्टर 3 months it became 15% प्लस, एंड आफ्टर 6 months 19% प्लस। जी बिल्कुल नाउ जो अभी हम रशिया यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं, कल हमारा सेंसेक्स हमने -12% देखा, ओवरऑल 4% दैट पे टॉप से निकले तो, जी और निफ्टी 14.5 टॉप से। अब ये सिचुएशंस को देखते हुए मैं ऐसा स्टॉक मार्केट के बारे में मुझे लगता है जो हिस्टोरिकल डेटा है वही डेटा शायद इस बार भी काम करेगा कि वॉर सिचुएशंस के बाद आने वाले 3-4 महीने के अंदर, बिकॉज पीपल विल सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एट दैट लेवल ऑफ टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट, तो जी। शायद 3 से 6 महीने के बाद वी विल सी अ बाउंस इन स्टॉक मार्केट। जी ये तो मेरे ख्याल से एक अंडरलाइंग मैसेज जो है ये कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मार्केट्स गिरेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। शायद इस वक्त स्टॉक पिकिंग की ज़रूरत है। जो अच्छे स्टॉक्स गिर रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट गिर रहा है, इसलिए तो इसको ढूंढना है, इसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जिसके फंडामेंटल्स ठीक है उनको तो बाउंस बैक होना ही होना है। तो मे बी स्टॉक पिकिंग, बॉटम फिशिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मे बी द राइट अप्रोच। लेकिन जैसे हम कहते हैं, सलाह लीजिएगा, कोई नीजक रिएक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतिहास ये बोलता है कि मार्केट गिरने के बाद रिकवर होने को 100 से 150 दिन के से ज़्यादा नहीं लगता है। तो इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म पेन, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म पेन, और शॉर्ट टर्म पेन के लिए लॉन्ग टर्म इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। तो शॉर्ट टर्म इलाज करिएगा और कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। चीन के बारे में मैं बताऊं कमलेश जी, मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शायद ये भी एक जियोपॉलिटिकल टर्न ले सकता है। उनकी नज़र ताइवान पे है बहुत सालों से, तो मेरे ख्याल से ये रशिया यूक्रेन के आड़ में चाइना ताइवान का एक कहीं ना, और कल कुछ रिपोर्ट आए थे, सही गलत मुझे पता नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, सही है, लेकिन ताइवान ने रिपोर्ट किए थे कि 10-12 कुछ प्लेन उनके एयर स्पेस में इन्वेड हुए थे चाइना की बॉर्डर के पार। तो शायद ये जो चीन की जो साइलेंस है, वो जो सन्नाटा है उनकी तरफ से, शायद इसलिए है कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वर्ल्ड कैसे रिएक्ट कर रहा है, और उस बेसिस के ऊपर वो लोग शायद ये डिसीजन लेंगे कि उनके जो बॉर्डर की जो इश्यूज है, क्या अगर इसके चलते हुए कुछ उसके वो सोल्यूशन निकाल पाए जियोपॉलिटिकल, जो उनके बेनिफिट में हो, जिससे उनको फ़ायदा हो। शायद इसलिए ये लोग अभी तक, तो व्हाट आई रेड वाज कि दे हैव नॉट कॉल्ड रशियन एक्शन एज इन्वेजन, दे हैव स्टॉप शॉर्ट ऑफ दैट। इसको इन्वेजन नहीं बोल रहे हैं, इसको ये लोग बोल रहे हैं कि रशिया इज़ लुकिंग आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट, वो अपना इंटरेस्ट देख रही है, वो अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए कुछ एक्शन लिया है, ये वो सब ठीक है। इन्वेजन नहीं बोल रहे हैं, यानी उनके दिमाग में या इनका वक्तव्य में ये नहीं है कि रशिया ने किसी देश को अटैक किया है या इन्वेड किया है। वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज प्रॉबेबली दे मे contemplate the same thing. That is what the rumor mongers, the rumor mills are saying, political rumor mills are saying. Rajkumar ji, your thoughts? जी ने एकदम सही बताया आपने सर कि वो इसके प्रीटेक्स्ट में चाइना हंट में पक्की बात है, चाइना और ताइवान पे उसकी नजर होगी, और साउथ चाइना सी दो इशूज उनके काफी क्लोज टू चेस्ट है, तो उसका फायदा तो लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नेटो और यूएस वगैरह ने, अगर ये सही में इन लोगों ने प्रॉपर ताकत नहीं दिखाई, बैलेंस ऑफ पावर अगर टिल्ट हो गया चाइना और रसा के एक्सिस के तरफ, तो तकलीफें बढ़ सकती हैं।
or they will have to show some prowess. They cannot afford to be seen as emasculated by Axis पावर। ये देखना है कि चाइना और रसा का जो एक्सिस पावर बना है उसके अगेंस्ट में उनका तो दिखानी पड़ेगी। दे विल हैव टू डिस्प्ले, नहीं तो ये तकलीफ आने वाली है। और कई छोटे छोटे कंट्रीज अपने को थ्रेटेंड फील करेंगे। ताइवान तो है ही, और भी कई छोटी कंट्रीज हैं जो थ्रेटेंड फील करेंगे। और फिर उनके लिए जो बिग डैडी था अगर वो नहीं है तो मैं कहाँ जाऊं वाली बात आ जाएगी, और सेल्फ इंटरेस्ट में इन्वेट कर देना, ये करना, वो सारी चीजें चलेंगी, और वो शायद ग्लोबली सही नहीं होगा। तो मेरा मानना है, जो आपने बताया मेरे माइंड में भी था कि वो ताइवान वगैरह और साउथ चाइना सी, ये दो जगह बड़ा इशू बनेगा। अगर यहाँ पे फुल्ली सक्सेसफुल हो गए पुतिन और इनको रेजिस्टेंस नहीं मिला नेटो और यूएस से, तो मेरा मानना है कि उस पे नजर तो चाइना की रहेगी ही रहेगी, और चाइना को फिर पूरा सपोर्ट मिलेगा रसा का, क्योंकि चाइना ने आज टैसिट सपोर्ट तो दे ही रहा है और शायद एक स्टेज के बाद फुल सपोर्ट भी दे देवे, तो वो एक बड़ा इशू बन जाएगा। बिल्कुल। सेठी साहब हमने जो अभी जिक्र किया स्टॉक पिकिंग के बारे में, कौन से शेयर्स गिरेंगे, क्या गिर सकते हैं, मेरे ख्याल से अगर हम इस पे नज़र रखते हैं आने वाले कुछ दिनों में और उसके ऊपर हम कुछ सलाह दे पाए हमारे निवेशकों की, जो अच्छे शेयर्स हैं जो इंडस्ट्री पी से कम में ट्रेड हो रहे हैं या पीक पी से बहुत नीचे आए हैं और जो जिनका बाउंस बैक का एक आशा है, एक उम्मीद है, तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका क्या ख्याल है? अभी जब तक वार चल रही है तब तक तो इमीडिएटली पिकिंग रिकमेंडेशन करना बहुत चैलेंजिंग होगा जी। पर इतना कहा जा सकता है कि समझो जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान किया अगले एक साल में इन्वेस्ट करना है, उसका 2 से 5% पोर्टफोलियो का अभी खरीद लेना चाहिए, तो इससे आपकी फियर भी दूर होगा और आपको ये अफसोस नहीं होगा कि मैं व्हेन देयर वाज ब्लड बाथ आई कुड नॉट बाय। और एक बार वार खत्म हो जाती है तो 15 से 20% पोर्टफोलियो का खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल। और ऑयल कंपनीज और गोल्ड कंपनीज, गोल्ड माइनिंग कंपनीज है, गैस कंपनीज है, शायद इनका तो मुनाफा बढ़ना ही बढ़ना है। आप शायद कह रहे थे कि आपके हिसाब से जब ये इनके भाव बढ़ते हैं तो इनकी कंपनियां जो है शायद इसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होना जरूरी नहीं है। सेठी साहब, ये मैं समझा नहीं। ये जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज है या ऑयल कंपनीज है या गैस कंपनीज है, शुड दीज बी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नाउ विद द प्राइसेस गोइंग अप? सर्टेनली दैट इज ए कोरिलेशन, स्ट्रेट रिलेशन। इनको फायदा तो होगा ही। इनकी बॉटम लाइन में रिलायंस बहुत जी पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। रिलायंस पर अच्छा इम्पैक्ट आएगा जी, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। जी जी जी। काफ़ी ऑयल कंपनियां हैं और जो नवरत्न लिस्टेड नवरत्न है हमारे, उनके ऊपर भी अच्छा असर आएगा, तो उसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। तो ये अच्छा, वी हैड अ गुड डिबेट। आई आस्क फॉर क्लोजिंग कमेंट्स स्टार्टिंग विद कमलेश जी, क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम यू, देन सेठी साहब, देन प्रिया जी, देन राजकुमार जी। कमलेश जी। निखिल जी, हमने जो डिबेट में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल दोनों एस्पेक्ट की चर्चा की, मैं एक बात तो कहूँगा कि जैसे अपने इंडिविजुअल के इंटरेस्ट होते हैं, सोसाइटी के इंटरेस्ट होते हैं, वैसे कंट्रीज के भी नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। और ऐसी जब सिचुएशन वॉर की अराइज होती है ना, तो हर कंट्री अपने पहले नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही वो अपना स्टैंड लेती है, भूमिका लेती है। मैं अपने देश के लिए मैं 1 मिनट बात करके फिर अपने वक्तव्य को विराम दे दूंगा। अब देखिए, आज भारत यूनाइटेड नेशंस का अस्थायी मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो ये एक भारत के प्रति यूक्रेन और बाकी दुनिया के देश देख रहे हैं कि भारत युद्ध को किस तरह टाला जाए, उसके ऊपर कुछ कदम उठाए। और कल प्रधानमंत्री जी ने बात भी की है राष्ट्रपति पुतिन जी से, लेकिन भारत की जिम्मेदारी ये होगी कि ये उसको किस तरह से रोकने के लिए प्रयास किए जाए। और दूसरा, पिछले 70 वर्ष से भारत और रशिया के बीच में जो बिजनेस पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि हमारे डिफेंस के बहुत सारे सिस्टम्स और जो उपकरण है वो रशिया से हमने इंपोर्ट किया हुआ है। तो रशिया हमारा एक बहुत पुराना साथी पार्टनर है, तो हमारे देश के भी जिसे कहते हैं ना, डिप्लोमेटिकली इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा, क्योंकि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट।
बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अहम मुद्दा बताया आपने, और इसी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स फ्लेयर अप होते हैं जब आपके नेशनल इंटरेस्ट को हार्म होता है, और तब आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्शन लेते हैं जिसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली होता है। ये एक सत्य है, ये इस दुनिया का, इस सिस्टम का एक इट्स हार्ड ट्रूथ, वी हैव टू लिव विद दैट। सेठी साहब, योर क्लोजिंग कमेंट्स प्लीज। कि हर डिस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन होता है, जी वेरी वेरी वेल सेड। वो एक प्रकृति का नियम है। और जी। दूसरा क्या है कि जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है, वार से रिलेटेड, जी उनमें काफी ग्रोथ आएगी, डिफेंस के कंट्रीज के बजट बढ़ेंगे। जी जो लोग भूल चुके थे कि वार हो सकती है, जी वो वार के बजट सब बढ़ाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए। जी तो और दूसरा कंट्री स्पेसिफिक जो डिपेंडेंसी है, चाहे हमारी रशिया पर हो या रशिया की और किसी कंट्री पर हो, जी उसमें दोबारा से रीथिंकिंग होगी, जी तो रीस्ट्रक्चरिंग और बहुत क्रिएशन होगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। जी बिल्कुल, आफ्टर एवरी डिस्ट्रक्शन देयर इज कंस्ट्रक्शन। वेरी वेल सेड शेट्टी साहब। आई थिंक दैट मैसेज हैज टू गो आउट कि विनाश के बाद प्रोडक्शन यानी क्रिएशन, नई नई चीज़ें आती हैं, तो हमेशा आशावादी रहना जरूरी है। प्रिया जी, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। जी सर, सर हम कितना भी एनालिसिस करें, स्पेकुलेशन करें, लेकिन इट्स वेट एंड वॉच। हम सिर्फ देख सकते हैं कि क्या होता है, कैसे सिचुएशन को टैकल होता है, वॉर कितनी चलती है, डिस्ट्रक्शन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा। सो लेट्स वेट एंड सी कि हमारा भारत इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। I always thought my wife was unpredictable. I would never predict my wife's actions, but I think Putin is more unpredictable than my wife, and that's saying a lot, I think. So, राजकुमार जी, आपका कोई क्लोजिंग कमेंट्स क्या हैं, बताएं। जी नहीं, कमेंट तो वही सर, अगर पॉलिटिकल साइड में देखा जाए, ग्लोबल बोले जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में, तो मेरा मानना है कि अभी बैलेंस ऑफ पावर काफी शिफ्ट करेगा। जो पूरी तरह से था वेस्ट साइड, वो अभी बैलेंस ऑफ पावर इधर आएंगे। ये अगले 2 4 5 साल 7 साल में दिखेंगे, और जो एक्सिस है उसके अगेंस्ट, और रीअलाइनमेंट तो होंगे ही होंगे लॉयलिटी के कई सारे कंट्रीज के, अब उसके अनुसार पूरा स्टेप करेगा। लेकिन जो ये वार है अभी पुतिन का जो चल रहा है, मेरा मानना है, मैं समझ रहा हूँ शायद बहुत लंबा नहीं चलेगा, और फिर चीजें स्टेबलाइज करेंगी। और जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है, तो नेचुरल है कि ओएनजीसी टाइप की, रिलायंस जो प्रोडक्शन कंपनीज है, उनको एक टेम्पररी फायदा तो मिलेगा जो प्रोडक्शन कंपनीज है। जी। लेकिन ओवरऑल मैं समझ रहा हूँ कि शायद ये चीजें सेटल करेंगी विद इन ए वीक और 10 डेज, और फिर चीजें नॉर्मल होनी चाहिए ऐसा। और बैकडोर डिप्लोमेसी ऑलरेडी चल रही है, ऐसा नहीं कि सब लोगों ने छोड़ दिया है, और शायद ये लिमिटेड वार होकर रह जाएगा, क्योंकि यूक्रेन रेजिस्ट करने की स्थिति में नहीं, नेटो डायरेक्ट इंटरफेयर करना नहीं चाहता, यूएस डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशंस में आएगा नहीं। अब पुतिन का ऑब्जेक्टिव यही है कि मेरा प्रो गवर्नमेंट तो ठीक है चलेगा, तो कुछ इस तरह की चीजों पे सेटलमेंट होगा कि प्रो रसा गवर्नमेंट वहां हो जाए, तो इस तरह की चीजें आएंगी, और कोई मेजर ग्लोबल डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाएगा, ऐसा मेरा कुछ समझ में आ रहा है सर। यार मेरे ख्याल से हमारा देश एक अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि हमारा रिश्ता रशिया के साथ बहुत स्ट्रांग है, हमारा रिश्ता अमेरिका के साथ बहुत स्ट्रांग है, यानी हम न्यूट्रल है, लेकिन दोनों के साथ रिश्ता बहुत ही गहरा है, लंबा है, और इस वजह से शायद हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री एक रोल भी प्ले कर पाएंगे नेगोशिएशन में, और कल शुरू भी किया था उन्होंने, और होपफुली हम उतना कंट्रीब्यूट भी करेंगे और हमारे ऊपर असर भी उतना कम होगा। लेकिन जो 2 सबसे बड़े खतरे हैं, पेट्रोल का प्राइस और डॉलर, अगर ये दोनों कंट्रोल में नहीं आते हैं तो हमारे देश के ऊपर गहरा असर पड़ सकता है। महंगाई के तौर पे महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी के ऊपर जो बोझा है वो बढ़ सकता है, इसके ऊपर नज़र रखना जरूरी है। बाकी इस युद्ध का हमारे देश के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। पेट्रोल और डॉलर, ये 2 चीज़ अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हमारा मार्केट, शेयर मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, ये स्टेबल रहेगा। हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, हमारा मेक इन इंडिया, यूज इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारे जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने बनाए, ये इस वक्त काम आते हैं, क्योंकि हम आत्मनिर्भर है, न कि हम रशिया पे निर्भर है, न यूएस पे निर्भर है। जो आत्मनिर्भरता का जो मैसेज है, मेरे ख्याल से युद्ध के टाइम पे बहुत ही एक अहम प्लेस होता है उसका, बहुत इम्पोर्टेंट जगह होती है उसकी। और जब आत्मनिर्भर होता है देश, तो दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, कहीं कुछ भी हो,
आप अपने आप में अगर आत्मनिर्भर हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आशावादी रहिए, लेकिन आशावादी होने के साथ साथ कोई गलत कदम न उठाएं। ऐसा भी ना हो कि आप ऐसा कुछ खरीद लो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आपके निवेश पे। तो सलाह लीजिएगा, एक्सपर्ट एडवाइस लीजिएगा, लेकिन जो हमने आपको आज समावेश दिया उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, सेठी साहब, कमलेश जी, प्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अब हमारी मुलाकात होगी सोमवार को, क्योंकि सैटरडे संडे हम ये प्रोग्राम नहीं करते हैं, मार्केट बंद होते हैं। तो आज देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। आपके लाइक और शेयर करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। कोई अगर सुझाव हो, आपको आना हो हमारे शो पे, कुछ हमें बताना हो, तो metromoney@metromumbailive.com metromoney@metromumbailive.com पे ईमेल करिएगा। अगर कोई आपकी समस्या हो, कोई उलझन हो, आपको हमें बताना हो कोई समस्या के बारे में, हमसे शेयर करना हो, तो helpdesk@metromumbailive.com पे ईमेल करिए। हम उसके ऊपर निरीक्षण करेंगे। अगर हमसे मदद हो पाएगी तो हम संपर्क करेंगे। आज देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोमवार को 10:30 बजे हम फिर से मिलेंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाजारों की खबरें लेकर। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरें और विश्लेषण ये कंटिन्यूअस 24/7 हम मेट्रो मुंबई में दिखाते हैं। तो जुड़े रहिएगा मेट्रो मुंबई के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।